Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Ikra Khan over here to deliver the next lecture of ninth class science group mathematics. Today is 25th of April 2020. जैसा कि आप सारों को पता है कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स उस पर काम कर रहे हैं और आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 1.4 पर। अपने लेक्चर की तरफ बाकायदा मूव करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की सारी रीसेंट वीडियो वो बआसानी हासिल कर सकें। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और मेरे लेक्चर को व्यू कर रहे हैं उनसे गुजारिश ये है कि वो लास्ट तक लेक्चर को देखा करें ताकि आने वाले लेक्चर में जो पिछले वाले लिंक्ड कंसेप्ट हैं वो उनको क्लियर हों और उनका कोर्स बेहतर तरीके से प्रोसीड कर सके। तो चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। तो हमारा जो कंटेंट आज जिस पर हम डिस्कशन करेंगे वो है, सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है नाइन्थ क्लास के हवाले से। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इस पूरी एक्सरसाइज की गेम आपके पास मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पे ही है और हम इसको आपको फिंगर गेम से सिखाएंगे। वो ऐसे आगे जैसे प्रोसीड करते हैं तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपके पास एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन आपको बताया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आप डिस्कस करेंगे वो आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आपको बताया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आज की एक्सरसाइज में सारा काम मल्टीप्लिकेशन पर होगा, एडिशन पर हम लोग काम लास्ट वाले लेक्चर में कर चुके हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ना वो ओवर एडिशन होगी और साथ में मैं आपको सब्ट्रैक्शन पर भी डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगी। इसलिए इन दोनों के दो दो लॉज हैं वो करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इस पर हम काम करेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे मल्टीप्लिकेशन या आप कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस। आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी पता करेंगे और लास्ट में आपको एक्सरसाइज के सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा सारा एक्सरसाइज नंबर 1.4 का। और लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले आपको ये बताया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में डिफरेंट बोर्ड्स में आ चुके हैं वो नॉमिनेट किए जाएंगे। स्टूडेंट मूव करते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ जो कि आपके पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अच्छा यहाँ पर मैं आपको ना फिंगर गेम सिखाऊंगी कि फिंगर से आप किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले तो आप एक नोट लिख लें कि दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे पता चलता है ये मल्टीप्लाई हो भी सकता है या नहीं। तो नोट आप लिख लें। ऑर्डर आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में क्लियर किया गया है। अगर जिसको ऑर्डर का नहीं पता वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वो पिछले लेक्चर्स में से रिवाइज कर सकता है इस कॉन्सेप्ट को। अच्छा, जब भी आपने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो पहली जो चीज़ आपने देखनी है वो आपने ये वेरीफाई करना है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। नंबर ऑफ
कॉलम्स ये आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स का होना चाहिए, ठीक है। जो पहली मैट्रिक्स आप लिखेंगे उसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो बेसिकली किसके इक्वल आने चाहिए, नंबर ऑफ रोज, और ये नंबर ऑफ रोज किसकी होनी चाहिए, सेकंड मैट्रिक्स की, ठीक है। मतलब अगर ये क्राइटेरिया आपका फुलफिल नहीं होता तो आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब अगर हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, अगर आपके पास है ए जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है 1 3 2 0 और दूसरी मैट्रिक्स आपको दी हुई है बी जिसकी वैल्यू है आपके पास 4 1, और आपको कहता है कि आप फाइंड आउट करें ए बी को आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएं, फाइंड आउट करते हैं हम लोग ए बी। अगर इसके सोल्यूशन की तरफ आप जाएं तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ए बी लिखना है, और ये बात याद रखनी है अगर पहले ए लिखा हो तो पहले ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, 1 3 2 0, देन आप किसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बी की 4 और 1। अच्छा, पहले हम ये चेक करते हैं कि ये जो दो मैट्रिसेस हमने लिखी हैं क्या ये मल्टीप्लाई हो भी सकती हैं कि नहीं। उसके लिए आप क्या करें, आप फर्स्ट मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर लिखें। ऑर्डर जिनको क्लियर नहीं है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो पिछले लेक्चर्स में से ऑर्डर फाइंड आउट करना सीख सकता है। अच्छा, इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो इसकी कितनी रोज हैं, इसकी 2 रोज हैं, ठीक है, और 2 ही इसके क्या हैं, कॉलम्स हैं। मतलब पहली वाली जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर आपके पास क्या आ रहा है, उसका ऑर्डर आ रहा है 2/2। सिमिलरली जो सेकंड है उसकी 2 रोज हैं आपके पास और 1 कॉलम है, तो मतलब सेकंड वाले का ऑर्डर आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज 2/1, ठीक है। ये रोज हैं, ये कॉलम्स हैं, ये रोज हैं, ये कॉलम्स हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये दरमियान वाली चीज दोनों में 2 2 लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, दोनों में 2 2 लिखी है। अगर तो ये सेम आती हैं तो ये कंडीशन पूरी होती है जो ऊपर नोट वाली है, सेम आएंगी तो आप फर्दर प्रोसेस को प्रोसीड कर सकेंगे, अदरवाइज आप इसको आगे नहीं लेके जा सकते। एक तो हमें ये क्लियर हो गया, ये रफ वर्क में कहना है आपने। एक तो हमें ये क्लियर हो गया कि इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। दूसरा हमें क्या हिंट देता है, ये फर्दर ही हमें ये बताता है कि ये जो चीज़ बच गई है, ये जो 2 और 1 बच गया है ना, जो आपका आंसर आएगा वो इस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। दरमियान वाली चीज़ हमें बताती है कि अगर वो सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और अगर डिफरेंट है तो फिर मल्टीप्लाई करना पॉसिबल ही नहीं है, हम उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और जो आपके पास कॉर्नर में चीज़ें रह जाती हैं वो आपको बताती है कि जो आपका आंसर आएगा वो इस ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर हम ज़रा इसको देखें, अब अगर हम इसको देखें तो हमने मल्टीप्लाई करना, तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादातर गलती कर जाता है, तो हम इसको फिंगर गेम से करेंगे। तो फिंगर गेम आप पहले समझ लें कि आप लोगों ने ये 2 फिंगर्स लेनी है, दिस इज़ इंडेक्स फिंगर एंड दिस इज़ माय मिडल फिंगर, ठीक है। ये इंडेक्स और मिडल फिंगर का काम है। आपने इसको करना है किस तरीके से, आपने इसको ऐसे प्लेस करना है, इसके ऊपर पहली रो पे प्लेस करें। अब अगर देखें कि इंडेक्स मेरी फिंगर 1 के साथ लग रही है और मेरी मिडल फिंगर 2 के साथ लग रही है। अब इस मैंने हैंड को ऐसे फ्लिप करना है, उल्टा फ्लिप करना है, और मैंने इस तरह से अटैच करना है। अब मेरी इंडेक्स फिंगर किसके साथ अटैच हुई, 4 के साथ, और मेरी मिडल फिंगर अटैच हुई है 1 के साथ। अगर मैं इसको दोबारा देखूं तो आपने सिर्फ अब फोकस करना है मेरी इंडेक्स फिंगर पहले किस पर थी और बाद में किसके साथ अटैच हुई। पहले मेरी इंडेक्स फिंगर 1 के साथ है, ये देखें 1 के साथ है। जब मैंने इसको फ्लिप किया तो ये जाके लगी किसके साथ, 4 के साथ। इसका मतलब है अगर मैं मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस प्रोसीड करूं तो मैंने 1 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 4 के साथ प्लस। अब जरा देखें मेरी मिडल फिंगर किसके साथ है, मेरी मिडल फिंगर पहले 2 के साथ है। जब मैंने इसको फ्लिप किया ये किसके साथ जाके लगी, ये लगी है 1 के साथ। इसका मतलब है मैंने 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, अगर ये एक कॉलम के अलावा आगे कॉलम भी होता, एक और भी कॉलम होता, मतलब 2-3 कॉलम्स अगर होते तो आप रो पहली वाली रो को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक सारे कॉलम्स वाइंड अप नहीं होते। इस मैट्रिक्स से सिर्फ एक ही कॉलम था, लिहाजा मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया, मेरा प्रोसेस यहाँ खत्म। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 2 लिखा होता तो मैं ये इस 1 2 को पहले उसके साथ फर्दर आगे प्रोसीड करती। जब तक कॉलम सारे खत्म नहीं होंगे हम नेक्स्ट रो को नहीं उठा सकते। अब यहाँ पर ये कॉलम एंड हो गया तो हम नेक्स्ट रो की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट रो पर फिंगर रखें। अब देखें कि आपकी इंडेक्स फिंगर 3 के साथ है, मिडल फिंगर आपकी 0 के साथ है। अगर आप इसको फ्लिप करें तो 3 आपका किसके साथ जाके लगा, 3 आपका 4 के साथ लगा है, और ये आपकी मिडल फिंगर जो है वो 1 के साथ अटैच हुई है। मीन्स यू हैव टू अटैच दिस 3 विद दिस 4। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 4 के साथ,
प्लस, अगर आप इसको देखें यहाँ पर तो 0 को अटैच करेंगे आप किसके साथ जाके, 1 के साथ, मीन्स 0 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक हो गया। अब आप इनको ऐड कर लें, मल्टीप्लाई करके मतलब सोल्यूशन को फर्दर प्रोसीड कर लें। 3 4 ज़ा 12 प्लस 0, सो यू गेट द आंसर 6 and 12। ये आपको मल्टीप्लिकेशन समझाएगी है। अब अगर आप इसको वेरीफाई करेंगे जो आपने आंसर निकाला है कि क्या वो सही है भी या नहीं, ज़रा देखें यहाँ पर वो आपको बताता है, ये जो ग्रीन सॉरी ब्लू में हाईलाइट हुआ है वो आपको ये बताता है कि जो आंसर होगा वो इस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, मतलब जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर होना चाहिए 2/1। तो ज़रा आप यहाँ पर गौर करें, इसकी कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, और कितने कॉलम्स हैं आपके पास, 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 2/1 ही नहीं बना। इसका मतलब है ये हमारी मल्टीप्लिकेशन एंड तक क्या हो गई है, बिल्कुल कंप्लीट फुल फ्लैज ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोगों ने जो टॉपिक प्रोसीड करना है दैट इज एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, इसमें क्या करना है, इस पूरी एक्सरसाइज में आपने मल्टीप्लिकेशन को डील करना है क्योंकि पीछे वाली में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी, अब आपने मल्टीप्लिकेशन पे ही रखना है। मल्टीप्लिकेशन के एसोसिएटिव लॉ के अगर मैं आपको बता दूं, क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, स्टूडेंट को पता होता है कि वो एसोसिएटिव लॉ लगा रहा है लेकिन उसको नाम नहीं आ रहा होता, वो कहते हैं क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा होता कि इस जो चीज़ लिखी हुई है इसको मैंने कहना क्या है। तो एसोसिएटिव लॉ जो अप्लाई होता है वो 3 मैट्रिसेस पे अप्लाई होता है। जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए इसको प्रोनाउंस किया जाता है कानून तलाज़म बलिहाज ज़रब, ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो उसको एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है, मैट्रिसेस के लिए। अच्छा, इसके लिए क्या करते हैं, आप लोग 3 मैट्रिसेस लेते हैं ए बी और सी, और आप ब्रैकेट्स को इंटरचेंज करते हैं। किसको इंटरचेंज करते हैं, ब्रैकेट्स को इंटरचेंज करते हैं। आपके पास है ए और बी 2 मैट्रिसेस हैं और इस पर ब्रैकेट लगाई, और ये सी तीसरी मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। अब जब आपने इसको इक्वेट करना है तो आपकी इक्वेशन इस तरीके से बननी चाहिए कि ये ब्रैकेट पहले 2 पर थी, अब ये आखिरी 2 पर आनी चाहिए। मीन्स अब आप इसको ये लिख सकते हैं ए इंटू बी सी। तो ये आपके पास एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा मैट्रिसेस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली लेफ्ट और राइट साइड, ये आपकी एक्सरसाइज में लास्ट में डिस्कस करती हूँ कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया होगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन बात जो यहाँ पर आपने याद रखनी है कि ए बी की वैल्यू आप पहले लिखेंगे और सी की वैल्यू आप बाद में लिखेंगे। तो ये आपके पास है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और ओवर आप डिस्कस करेंगे एडिशन के हिसाब से भी करेंगे और साथ में आप इसको सब्ट्रैक्शन के हिसाब से भी करेंगे, ठीक है। ये आपके पास टोटल जो है ना 4 लॉज बनेंगे। कितने लॉज बनेंगे, 4 लॉज बनेंगे। ज़रा देखते हैं कि वो किस तरह से बनेंगे। पहला जो हम एडिशन के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं, अभी फिलहाल हम एडिशन के पहले 2 रूल कह लें या लॉ कह लें वो करेंगे। ए इंटू बी प्लस सी दैट विल बी बेसिकली इक्वल्स टू, ए किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बी के साथ, देन ए किससे मल्टीप्लाई होगा, सी के साथ। अगर आप गौर करें तो ए लेफ्ट साइड पे था, लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से हो रहा है, मल्टीप्लाई पहले हो रहा है, क्योंकि ए और इस ब्रैकेट के दरम्यान में कोई भी अलामत नहीं है, तो मतलब कोई सिंबल ना हो तो मल्टीप्लिकेशन होती है कि ए मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड हो रहा है, फिर मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सॉरी किस पर, ओवर एडिशन पर, ठीक है। तो एक बात जो यहाँ पर काबिल गौर है वो ये है कि ए को आपने लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इस लॉ को हम एक खास नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। लेफ्ट साइड से आपने ए को डिस्ट्रीब्यूट किया। सिमिलरली आप अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को स्टडी करें ओवर एडिशन, तो एक रूल आपके पास ये भी बनता है कि ए प्लस बी और सी आप इस तरफ से रख लें, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ए किस साथ मल्टीप्लाई होगा, सी,
यहाँ पर जो आपने बात याद रखनी है कि सी अगर बाद में है तो ए पहले है तो ए को पहले ही लिखना है, और सी बाद में है तो उसको बाद में लिखना है। अगर आप इसको सी ए लिख देते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्लस बी सी, ये आपके पास अगर आप इसको गौर करें तो ये आपका राइट साइड पे सी था जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसको आप लोग क्या कहते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। अच्छा, ये दो मैंने रूल डिस्कस किए हैं ना, ये दोनों किस हिसाब से हैं, ये एडिशन के हिसाब से हैं। अब नेक्स्ट जो 2 रूल मैं डिस्कस करूंगी वो आपके पास होंगे सब्ट्रैक्शन के हवाले से। वो सिर्फ यहाँ पर चेंज क्या आना है, प्लस की जगह आपने क्या कर देना है माइनस, और जो है लॉ का नेम चेंज हो जाएगा, वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं ए बी माइनस ए सी। सिमिलरली उसी तरीके से लेफ्ट साइड से डिवाइड हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये आपके पास, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और अगर आप इसका 4th वन लॉ देखें तो वो आपके पास ए माइनस बी, दैट विल बी पर्टिकुलरली इक्वल्स टू ए सी माइनस बी सी। इसको आप क्या कह देते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये आपके पास किस तरीके से डिस्कस हो रहे हैं, ये जो 3rd और 4th है ये बेसिकली आप सब्ट्रैक्शन के हवाले से आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को डील किया है। लोगों ने करना है स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ आपने करना है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, किसके लिए, मैट्रिसेस के लिए। तो ये आप लोगों ने याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मैथमेटिकल क्वेश्चन को हम लास्ट में ऑब्वियसली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए कम्यूटेटिव मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था, कम्यूटेटिव में ये होता है कि आप ऑर्डर चेंज करते हैं, ठीक है। तो मैट्रिसेस में जिस तरह आप नंबर्स में कहते थे ना कि 2 को आपने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 3 के साथ, तो आंसर आपका 6 आया। तो 3 को मल्टीप्लाई किया आपने 2 के साथ तो आंसर आया 6, मतलब दोनों साइडों पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 3 क्रॉस 2। तो यहाँ पर तो इक्वलिटी का साइन आया है। तो यहाँ पर तो हमने देखा कि नंबर्स के केस में तो यहाँ पर इक्वलिटी का साइन आता है, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी आप मैट्रिसेस को डील कर रहे होंगे तो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। मीन्स अगर आप ए बी लिखते हैं तो वो कभी भी इक्वल नहीं होता बी ए के। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लें कि ए बी इन जनरल नॉट इक्वल्स टू बी ए। कि आप ऑर्डर रिवर्स करते हैं मैट्रिसेस का तो वो इक्वल आंसर जनरेट नहीं करते, ये आप लोगों ने याद रखनी है बात। नेक्स्ट जो स्टूडेंट हम लोगों ने मूव करना है वो करना है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एडिटिव आइडेंटिटी की थी। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने की थी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में मैंने आपको ये बताया था कि किसी मैट्रिक्स को आप एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं अगर वो किसी दूसरी मैट्रिक्स में ऐड हो तो उसमें फ़र्क ना लाए। लेकिन अब यहाँ से नाम से जाहिर है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जो किसी दूसरी मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई होती है तो उसमें फ़र्क ना लाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास यहाँ पर है ए और बी, ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, ठीक है, और अगर आंसर आपका आ जाता है ए, आंसर क्या आ जाता है ए, तो इसका मतलब हुआ कि ये ए मल्टीप्लाई हुआ बी के साथ, आंसर आ गया ए, तो किसके होने से यहाँ फ़र्क नहीं हुआ, इसके होने से यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं हुआ, मतलब ए तो एज इट इज़ मेंटेन है तो बी वैनिश हुआ ना, तो मतलब बी के होने न होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर या आम अल्फाज में कंसेप्ट देने के लिए बोल रही हूँ कि ऐसी मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई हो के भी चेंज ना लाए उसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। मतलब बी यहाँ पर जो है ना वो ऐसे है कि उसके मल्टीप्लाई होने से कोई फ़र्क नहीं आया, तो यहाँ पर बी फिर आपके पास क्या आ जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि बी ए को अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो आंसर आपका अगर ए आ गया है तो भी यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास बी है। हाँ, इन केस अगर आप यहाँ पर लिखते हैं कि ए बी को मल्टीप्लाई किया जाता है और आंसर बी आ जाता है तो फिर आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ए हो जाएगी, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ज़रा आप यहाँ पर गौर करें,
कि ये ऑर्डर पे डिपेंड करती होती है। अगर आपने इसका ऑर्डर ए का ऑर्डर लिया आपने 1 बाय 1, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो बनेगी, जो बी है, तो बी की वैल्यू बेसिकली हम लोग नॉमिनेट करते हैं यहाँ पर, जो हम लिखते हैं ना आइडेंटिटी को, वो हम आई से लिखते हैं, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी आपको याद हो, जिनको नहीं याद वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो पिछले लेक्चर को देख लें। उसको ओ से डिनोट किया जाता था, यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को आप 1 के साथ। तो मैं डिस्कशन कर रही थी कि अगर आपने ए का ऑर्डर लिया है 1 बाय 1, तो इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब जो बी की वैल्यू है वो क्या बनेगी, वो ये बनेगी, ये आपको लेना पड़ेगा। अदरवाइज इसके अलावा आप कुछ लेते हैं तो वो फर्क लाएगा और वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं बनेगी। सिमिलरली अगर आप इसको लेते हैं, मतलब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ये ऑर्डर किसकी है, 1 बाय 1 की। सिमिलरली अगर आप ए मैट्रिक्स लेते हैं जिसका ऑर्डर है 2 बाय 2, तो आपने जो बी की जगह आई को पुट करना है उसकी वैल्यू आपकी होनी चाहिए 2 बाय 2, उसका ऑर्डर होना चाहिए। तो मतलब उसकी वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, वो बनेगी 1 0 0 1। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किस ऑर्डर की, 2 बाय 2 की। सिमिलरली अगर आप 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी लिखना चाहें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास 3 क्रॉस 3 की इस तरह से लिखी जाएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आपके पास क्या है, 3 बाय 3 की आइडेंटिटी है। इसी तरीके से आप आगे प्रोसीड करते जाएंगे, लेकिन बात जो आपने दिमाग में रखनी है वो सिर्फ और सिर्फ यही रखनी है कि जिस भी ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसके साथ हमने आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करना है, आइडेंटिटी का ऑर्डर वही होना चाहिए जो ए का है, ठीक है। स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 करना है एक्सरसाइज 1.4 का, ठीक है। तो इसमें पहले क्वेश्चन में वो कहता है कि आप ये बताएं कि वेदर द मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि आप ये बताएं कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकती हैं या नहीं। सिर्फ हमने ये बताना, मल्टीप्लाई आगे करके दिखाना नहीं है। तो पहले क्वेश्चन में अगर देखें तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको टेक्निक बताई है कि इसको किस तरह से करना होता है। सिंपली आपने क्या करना है, रफ वर्क में इसका ऑर्डर निकालना है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं और इसके पास आपके पास क्या है, इसके 2 ही कॉलम्स हैं। तो अगर आप देखें तो पहली मैट्रिक्स का आपके पास ऑर्डर क्या निकला है, ठीक है। पहली मैट्रिक्स का आपके पास ऑर्डर निकला हुआ है 2 बाय 2। सिमिलरली आप सेकंड वाली अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालें तो उसका क्या है, 2 रोज हैं और एक आपके पास कॉलम है। तो मतलब इसका ऑर्डर भी आपके पास क्या होगा, द ऑर्डर इज 2 बाय 1। तो अगर आप मिडल में देखें ये दोनों चीजें एक जैसी हैं, तो इसका मतलब है ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के हवाले से, मतलब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसका सोल्यूशन क्या देंगे, इसका सोल्यूशन आप देंगे कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं। सिर्फ आपने ये बताना है। अच्छा, आपने रीजन क्या बताना है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आता है मस्ट। यहाँ पर ये एक जो क्वेश्चन इस एक पार्ट यहाँ से इस क्वेश्चन से उठाया जाता है। तो आपने सिर्फ ये नहीं लिखना है लेना कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, आपने रीजन लिखना है। ये आपको मैंने रीजन बता दिया, आप ये लिख लें, वेल एंड गुड। और अगर आप वर्ड्स में लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स की रोज। ये देखें, पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं, ये रो होती है, ये कॉलम। ये पहली मैट्रिक्स का लिखा था रेड कलर में जो सारा था, तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम, और जो ब्लैक में लिखा हुआ है वो दूसरी मैट्रिक्स है और उसकी ये रोज है। पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रोज आपस में क्या है, बराबर है। तो आप इसका आंसर इस तरह से एलैबोरेट करेंगे, दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से प्रोसीड करेंगे फर्दर। नेक्स्ट देखें, इसका ऑर्डर अगर आप लिखते हैं 2 बाय 2 और इसका भी ऑर्डर आपके पास क्या है, दैट इज ऑल्सो 2 बाय 2। तो अगर आप मिडल में देखें तो ये आपके पास क्या है, सेम चीज है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, दे आर comfortable for multiplication because the columns of first matrix is equals to the number of rows of the second matrix, ठीक है। अब अगर आप थर्ड पे जाएं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ज़रा इसका ऑर्डर आप निकालें। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं और आपके पास एक कॉलम है। तो इसका ऑर्डर आप क्या लिख सकते हैं, 2 बाय 1, ठीक हो गया। सेकंड का लिखें, सेकंड की आपके पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर सेकंड वाले का हो जाएगा 2 बाय 2। 2 बाय 2 इसका ऑर्डर हो गया है। तो हम क्या करेंगे,
सेंटर वाली अगर आप जगह को एनालाइज करें तो वो सेंटर वाले नंबर आपके पास क्या बन रहे हैं, सेंटर वाले नंबर बने हैं 1 और 2, ये तो आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो दो मैट्रिसेस हमने लिखी हुई हैं ये तो कंफर्टेबल ही नहीं है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। आपने सारा सेंटेंस लिख लेना और इसका रीजन आप लिखेंगे सिंस द कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स are not equal to number of rows of second matrix, so they are not comfortable for multiplication. Similarly इसका आप अगर आप ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर आपके पास 3/2 है और इसका आपके पास 2/3 है, तो ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। और इसका आप अगर ऑर्डर देखें तो 2/3 और इसका आप देखें 3/2, तो मिडल में 3 है, तो सो दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स जो आपका है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें वो आपको कह देता है कि ए बी, और फिर दूसरे पार्ट में वो आपको कह रहा है कि आप ये पता करें बी ए फाइंड आउट करें इफ़ पॉसिबल। अगर वो पॉसिबल हैं तो फाइंड आउट करें, अगर पॉसिबल नहीं है तो हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अगर हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करें तो हम देखेंगे कि आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप ए बी की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू लिखें 3 - 1 0 2, देन यू हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ बी ओवर हियर। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि कंफर्टेबल है भी या नहीं, तो उसके लिए आप रफक में यहाँ चेक कर सकते हैं। तो वो कैसे चेक करेंगे, पहले की रोज कितनी है 2, 2/2 मतलब ऑर्डर उसका निकल आया, तो दूसरे का आपके पास है 2/1, तो मिडल पॉइंट आपके पास क्या है वो सेम है, लिहाजा ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो प्रोसीड करें, आप अपनी फिंगर्स रखें, इंडेक्स फिंगर को मैच किया किसी साथ 6 के साथ, तो आपके पास आ गया 3 × 6 और मिडल फिंगर आपकी 0 से किस पे अटैच हुई है 5 के साथ, प्लस 0 × 5। सिमिलरली -1 ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ये आपको बताया हुआ है 6 × 0 एंड 2 × 5। तो आपके पास क्या बनेगा 18 + 0 -6 + 10, तो आपके पास आंसर बन गया 18 और 4। तो जो आपको यहाँ से वेरीफाई हो रहा है कि आंसर का ऑर्डर क्या होना चाहिए 2/1, तो 2/1 इसका ऑर्डर है। नेक्स्ट पार्ट में ये जो पार्ट है आपके पास वो कहता है कि बी ए को फाइंड आउट करें। अगर आप बी ए लिखें, यहाँ देखें ज़रा, बी ए को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपने किसकी वैल्यू लगानी है, आपने बी की वैल्यू लगानी है 6 और 5, देन यू हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ ए 3 - 1 0 एंड 2, ये है आपके पास। अब ज़रा यहाँ पर इसका यही काम करें, इसका ऑर्डर निकालें। पहले का ऑर्डर है आपके पास 2/1 और सेकंड का ऑर्डर है आपके पास 2/2। अगर आप मिडल वाली जगह को एनालाइज करें तो ये लिखा हुआ 1 और 2, ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं, इसका मतलब है ये आपके पास मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। बेशक आप फिंगर रखें, ये फिंगर आपकी रखी नहीं जाएंगी, तो आप यहाँ पर इसका रीज़न लिखेंगे प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल, नीचे लिखेंगे नॉट पॉसिबल और रीज़न देंगे बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, या आप कह लें नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। तो ये आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें से पार्ट ना आए किसी भी बोर्ड में, ये पॉसिबल है ही नहीं। जिस भी पेपर को आप एनालाइज कर लें, पास पेपर जहाँ से मर्जी उठा लें, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में से आपको पार्ट्स लाजमन मिलेंगे, और मैं आपको लास्ट में वीडियो क्लास में बताऊंगी कि कौन कौन से पार्ट्स बार बार क्लिक किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आपकी बुक में मिस्टेक है वो यहाँ पर माइनस लगाया हुआ 0 के साथ, तो ये आप प्लीज़ करेक्ट कर लें। 0 के साथ ना पॉजिटिव आता है ना नेगेटिव साइन आता है, तो ये आप यहाँ से माइनस को रिमूव कर लें। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है ताकि मैं आपको एक क्वेश्चन 2 कॉलम्स के साथ भी करा दूं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि फर्दर अगर बढ़ा दें कॉलम्स फिर किस तरह से मल्टीप्लाई करना है आपने। तो आप उस तरीके से इन फिंगर्स को रखें इसके साथ, तो 1 अटैच हो रहा है किसके साथ 4 के साथ, और 2 किसके साथ अटैच हो रहा है 0 के साथ। ठीक है, अब पहला कॉलम आपका वाइंड अप हो गया। अब आपने दूसरी रो नहीं उठानी, अब आपने पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ अटैच करना है। तो आप क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, देन प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप किसके साथ -4 के साथ, 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ -4
4 के साथ। अब आपके कॉलम वाइंड अप हो गए हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट रो को उठा सकते हैं। सिमिलरली 3 और 0 पर फिंगर रखें, उसको 4 और 0 के साथ अटैच करें, मतलब 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 5 4 के साथ, और 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ। सिमिलरली यू हैव टू मल्टीप्लाई -3 0 विद 5 एंड 4। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 के साथ, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे आप -4 के साथ। इसी तरीके से आप 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास आ गया 6 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 के साथ, और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप -4 के साथ, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास क्या बनेगा, 4 0 5 -8 12 0 24 0 15 0 30 +4, ठीक है। इसको देखें तो आपके पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, आपके पास 4 -12 24, और यहाँ -3 -15 और 34। ये आपके पास मैंने एक ऐसा क्वेश्चन आपको करके दे दिया जिसमें एक से ज़्यादा कॉलम्स हैं, तो उसको आप इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। फर्दर ये जो क्वेश्चन है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, सेम उसी पैटर्न पर आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। ज़रा देखें, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरीके से। 8 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, 8 2, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आप -4 के साथ, ठीक है। सिमिलरली 8 को मल्टीप्लाई करेंगे आप किसके साथ, -5/2 के साथ, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 के साथ, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसमें आपके पास क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें एक से ज़्यादा कॉलम्स हैं, तो उसको छोड़ना नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यू विल मल्टीप्लाई बाय 2 विद 6 एंड 4 विद -4, और 6 विद -5/2 एंड 4 विद 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, 16 -20 12 -16, यहाँ पर इनको कैंसिल कर दें तो आपके पास यहाँ पर 4 रह जाएगा, 5 4 20 +20, ठीक है। और इसको इससे कैंसिल कर दें तो 3 3 5 15 15 + 4 टाइम्स 16, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये दोनों आपके साथ पास क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या रह गया, -4। अच्छा स्टूडेंट्स, आप कैलकुलेटर को यूज़ किया करें, वो ये माइनस प्लस वाली मिस्टेक्स जो होती हैं ना, आप लोग छोड़ देते हैं। अभी 9th क्लास थोड़ा इनिशियल लेवल होता है, तो इसलिए स्टूडेंट को इतना याद नहीं रहता है। वो 20 में से 16 को -2 करता है तो 4 लिख देता है, तो किए कराए क्वेश्चन को वो ख़राब कर देता है और अपने मार्क्स लूज़ कर देता है। तो कोशिश किया करें ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस भी आप लोग जो है ना कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लें, ताकि आपकी एग्रीगेट अच्छा बन जाए। यहाँ पर 16, तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन अगर आप पेपर उठा के देखें तो काफ़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है। इसी तरीके से आप इसके रिमेनिंग पार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 अगर मैं आपको यहाँ पर लिख दूँ, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, वो लॉन्ग के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। किस हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग के हिसाब से। उसमें से जो है क्वेश्चन जो है ना वो आपके पास आते हैं, लेकिन 5th को वो अक्सर छोड़ देता है, उसकी जगह वो 6 क्वेश्चन को उठा लेता है। तो 6 क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। 5th क्वेश्चन जो है मैं वहाँ पर छोड़ रही हूँ। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ देना है, ताकि मैं उसको वहाँ से रीड आउट करके नेक्स्ट वीडियो में उसको उसका हिस्सा बना लूँ। क्वेश्चन नंबर 5 को सो फार मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाने लगी हूँ, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये लॉन्ग के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्टूडेंट्स मैं बताती चलूँ यहाँ पर कि जैसे ही हमारा एक चैप्टर वाइंड अप होगा तो उसके बाद जो कंसेक्यूटिव लेक्चर उसके साथ ही डिलीवर किया जाएगा, या बाद में हम लोग जो आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, बिल्कुल साथ वाला, उससे अगले वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको जो है डिफरेंट बोर्ड्स के हवाले से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके सोल्यूशन साथ साथ प्रोवाइड करेंगे। मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि सारी पहले बुक को डिलीवर करने के बाद हम आपको सोल्यूशन देंगे। जैसा ही एक चैप्टर वाइंड अप होता है, जिस बोर्ड में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम एलेबोरेट करेंगे, हम एक लेक्चर उस पर भी डिलीवर किया करेंगे। तो ये क्वेश्चन देख लें, इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको समझाऊंगी, सेकंड पार्ट आपके लिए छोड़ूंगी, उसका सोल्यूशन सिर्फ प्रोवाइड कर दूंगी आपको। तो यहाँ पर आप लेफ्ट और राइट साइड अगर आप देखें तो इसको आप कह देते हैं, ये देखें A B का ट्रांसपोज वो किसके इक्वल है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज।
अच्छा, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है सॉक शू प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर मुझे स्पेलिंग ना आते हुए तो माइंड नहीं करना, तो इसको आप कह दें सॉक, SOCK, ठीक है, लिख देते हैं सॉक शू प्रॉपर्टी। इसको सॉक शू प्रॉपर्टी हम इसलिए कहते हैं, देखें आप जब जूते पहनते हैं तो पहले आपने सॉक्स पहननी होती हैं, बाद में जूते पहनने होते हैं, लेकिन जब आप उतारते हैं तो पहले आप जूते उतारते हैं और फिर आप सॉक्स उतारते हैं, मतलब उल्टा हो जाता है प्रोसेस। अब यहाँ पर देखें AB है ना, उसका ट्रांसपोज है, जब हमने ट्रांसपोज अप्लाई किया तो B पहले आ गया, A बाद में चला गया। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दी होती है A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज की इक्वल है या B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज की इक्वल है, तो आपने ये याद रखना है। इसको सॉक शू प्रॉपर्टी के तहत हम लोग क्या करते हैं, खोलते हैं ट्रांसपोज को। तो इसका अगर हम सोल्यूशन देखें तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आप इसकी देखें तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, AB का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज आप किसी चीज़ का तब लेंगे जब वो आपके पास होगी, A आपके पास है, B भी है लेकिन AB नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या जनरेट करें, AB को जनरेट करें। AB को जनरेट करने के लिए -1 2 3 0 1 -3 2 -5। स्टूडेंट्स ये आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले आपने AB फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, और फिर लास्ट में आपने AB की जब वैल्यू जनरेट कर ली तो आपने फिर ट्रांसपोज लिया। तो ट्रांसपोज आपको पिछले लेक्चर में बताया गया, जिनको नहीं पता या जिन्होंने नहीं लेक्चर लिया वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ पिछले लिंक से ट्रांसपोज लेना भी सीख लें। रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में इंटरचेंज किया, मीन्स ये लेटी हुई लाइन है, इसको खड़ा कर दिया और खड़ी हुई लाइन को लिटा दिया। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, सिमिलरली ये आपके पास राइट हैंड साइड है। अगर आप इसका एनालिसिस करें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो लास्ट में आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद नीचे लिखना होता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है, अगर आप इसको देख लें तो ये भी लॉन्ग के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट अगर हम आपको बताते चलें कि इंपॉर्टेंट या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज कितना कितना है किस चीज़ का, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास इंपॉर्टेंट है MCQ के हवाले से, ठीक है। इसमें से एक MCQ लाजमन आता है, मतलब 1 नंबर के लिए आप लोग इसको तैयार करेंगे, ठीक है, 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, बाज़ औक़ात ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 एज अ होल आपने देखना है, मतलब इसका कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। तो इसमें से आपके जो 1 2 और 3 पार्ट्स हैं वो ज़्यादातर पेपर में रिपीट किए जाते हैं, तो इस तरह से आपके पास 2 मार्क्स का पेपर आता है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 4 की तरफ आप जाएं तो स्टूडेंट्स D और E पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आता है, मीन्स 2 मार्क्स का पेपर यहाँ से आता है। अब अच्छा आप याद रखना है कि या वो क्वेश्चन नंबर 3 से पार्ट उठाता है या क्वेश्चन नंबर 4 से। ऐसा नहीं है कि 2 नंबर के यहाँ से आ रहे हो 2 नंबर का, ये तो फिर 4 नंबर बन जाएंगे। यहाँ पर और भी कंडीशन होती है, ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 3 से आता है या क्वेश्चन नंबर 4 से। लेकिन ऐसा है कि मॉर्निंग टाइम अगर क्वेश्चन नंबर 3 से उठाएगा तो इवनिंग टाइम क्वेश्चन नंबर 4 से उठाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग या शॉर्ट के वाले से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपके पास इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 4 मार्क्स का पार्ट यहाँ से आता है, ठीक है। तो अगर आप इसका ओवरऑल अगर एग्रीगेट देखें तो 1 मार्क यहाँ से, 2 मार्क यहाँ से और 4 मार्क यहाँ से, तो ये टोटल आपके पास 7 मार्क्स का पेपर इस एक्सरसाइज में से आता है, जो कि एक्सरसाइज कौन सी है आपके पास, एक्सरसाइज नंबर 1.4। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी को फिर भी कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। यू पीपल आर ऑलवेज वेलकम, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।